तो वेलकम बैक टू एमएस अकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी का मॉड्यूल 4 मॉड्यूल 4 फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स। और प्लांट्स की फिजियोलॉजी के टाइम पे हमने दो चीजें पढ़ चुके हैं कि कैसे उसके अंदर ग्रोथ होती है और कैसे उसके अंदर हार्मोन्स का डेवलपमेंट होता है और कैसे उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। जस्ट फोटोसिंथेसिस के बाद एक और प्रोसेस आता है उसके अंदर, रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को एकदम अच्छे से डिटेल में हर एक चीज को जानने वाले हैं। क्या होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, क्यों प्लांट को रेस्पिरेशन करने की जरूरत है, क्यों ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के बाद ही हो रहा है, उससे पहले नहीं हो रहा। बहुत सारे सवाल होते हैं मन में। और क्या रेस्पिरेशन करने के लिए फोटोसिंथेसिस का होना जरूरी ही है, क्यों, या फिर फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है तो रेस्पिरेशन की क्या जरूरत है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो रेस्पिरेशन की क्या जरूरत है, रेस्पिरेशन हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस की क्या जरूरत है, रेस्पिरेशन से पहले फोटोसिंथेसिस की क्यों जरूरत है, क्यों रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस से पहले नहीं हो रहा, क्या ये दोनों साथ में होने तो ज्यादा जरूरी है नहीं, या अगर ये दोनों ही ना हो तो प्लांट में कोई फायदा नुकसान, या सिर्फ एक हो तो क्या फायदा नुकसान। तो इतने सारे सवाल होते हैं बच्चों के मन में रेस्पिरेशन पढ़ते हुए, जब वो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ के रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स पढ़ते हैं। तो इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं, जानने वाले क्या क्या चीजें होती है प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को करते हुए। तो सबसे पहले जानते जरा व्हाट इज रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन है ही क्या, वही जान लेते हैं एक बार। ठीक है, वही जान लेते हैं, आओ। व्हाट इज रेस्पिरेशन, सीधा सा सवाल है, रेस्पिरेशन है क्या। तो देखो, ये हमारे पास एक प्लांट, ये है हमारे पास एक प्लांट, ये लो, ये लो, ये लो, तुम्हारे लिए पत्तियां भी लगा दी इस पे, ये लो, ऐसे। ये हमारे पास एक प्लांट है, तो नहीं लगा, थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा लगा। हाँ, ये हमारे पास एक अब प्लांट आ गया। अब तुम्हारे लिए चलो इस प्लांट का नाम रख देते हैं, पिचकू नाम रख दिया जी। ठीक है, पिचकू नाम रख दिया जी इस प्लांट का। क्या नाम रखा जी? पिचकू नाम रख दिया इस प्लांट का, तुम्हारे लिए रखा है सिर्फ। ठीक है, आओ जरा। अब पिचकू को हमने यहाँ पर सनलाइट दी, देख लेना जरा, सनलाइट दी। पिचकू को हमने यहाँ पर वाटर दिया, और पिचकू को हमने यहाँ पर कार्बन डाई ऑक्साइड दी। ये तीनों दिया हमने, ऑप्टिमम कंडीशन में ये सब प्रोवाइड कराया। तो क्या ये एक प्रोसेस नहीं करेगा अपने अंदर, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? वो प्रोसेस सर जी यही होगा, शायद शायद यही है। हाँ तो बच्चों यही है, सही जा रहे हो। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो करेगा। सर जी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के एंड में क्या बनता था, याद नहीं आ रहा, याद दिला देते। क्या यही बनता था? फूड, फूड, फूड बनता है। ठीक है, अब ये फूड कहाँ जाएगा? ये फूड जाएगा सेल्स के पास, इस प्लांट के सेल्स के पास। इस सेल्स के पास मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ प्लांट्स में और माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ ह्यूमंस में ही पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं है, वो प्लांट्स में भी पावर हाउस ऑफ द सेल ही है। सेम ही उसका फंक्शन उधर है। उसके अंदर ये सेल है तो इसके अंदर ये रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस करेगा, जो कि पर्टिकुलर सेल में हो रहा है, इसलिए उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन काम क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ O2, O2 को तोड़ देना, ब्रेक डाउन ऑफ O2, उस O2 को तोड़ देना। और एट द एंड हमें क्या मिलता है? एनर्जी। एनर्जी के हमारे पास बहुत सारे, सॉरी प्लांट के पास बहुत सारे तरीके से आती है एनर्जी। एटीपी की फॉर्म में, जीटीपी की फॉर्म में, FADH2 की फॉर्म में, और NADPH प्लस H प्लस। ये चार फॉर्म में इसके पास एनर्जी आती है। FADH2, GTP, ATP, NADPH प्लस H प्लस। किसके थ्रू आती है? जब सेलुलर रेस्पिरेशन इसमें होता है फूड के साथ। और फूड क्या है? जब फोटोसिंथेसिस, जब हमारे पास ये सारी कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन प्लांट के अंदर वैलिड होती है, क्या होता है इसके अंदर फिर? क्या होता है इसके अंदर फिर? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब देखो जरा, एक चीज समझना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे जरा थोड़ी देर गौर करते हैं। आओ जरा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे जरा एक बार अगर हम गौर करें, जरा हम एक बार गौर करें, तो इसमें हमारे पास दो चीजें थी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। सबसे पहले हमारे पास थी लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन,
जरा लाइट रिएक्शन, और एक थी हमारे पास डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। अब देखो जरा लाइट रिएक्शन पे जरा गौर करते हैं थोड़ी देर के लिए। लाइट रिएक्शन पे गौर करते हैं। लाइट रिएक्शन में हमारे पास दो साइकिल्स थी, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। अच्छा, जरा डार्क रिएक्शन पे करो। इसमें हमारे पास तीन चीजें थी, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम पाथ। ये सबको क्लियर है, ऑलरेडी पढ़ा रखा है ये, ठीक है। अब देखो जरा, अब और देखो जरा, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक का एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा था हमारे पास? हमारे पास आ रहा था एनर्जी, एटीपी, NADPH प्लस H प्लस। और C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम पाथवे के एंड प्रोडक्ट में आ रहा था फूड, फूड, जो कि यही एनर्जी को यूज करके फूड बना था। यही एनर्जी को यूज करके जो फोटोसिंथेसिस के टाइम एनर्जी बनी है एक रिएक्शन में, अगली रिएक्शन में वही एनर्जी यूज हो गई फूड बनाने में। अब फूड आ गया। अब फूड जो हमें एनर्जी देता है, सी बात है, फूड को तोड़, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो खाना में हमने प्रोटीन्स खाया, प्रोटीन्स जो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स में टूटते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि वो उसी वे में क्या करता है, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो उसमें हमारे को प्रोटीन को तोड़ने के लिए बॉडी में पहले से एनर्जी चाहिए ना, तो और फूड को बनाने में भी एनर्जी चाहिए। फूड मतलब हमारे लिए फूड क्या होगा, अमीनो एसिड, क्योंकि हम उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसकी बॉडी किसी भी वे में इसे एब्जॉर्ब कर सकती है फूड को। तो इसने बाहर से सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड खाया, तो वो ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो एब्जॉर्ब कर सकता है ग्लूकोज या स्टार्च। तो उसको बनाने के लिए भी तो इसको एक एनर्जी चाहिए। मतलब फूड को अपने ऑप्टिमम कंडीशंस में लाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और फूड को यूटिलाइजेशन करवाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और बाद में फूड हमें देता भी एनर्जी ही है कि ये सारी साइकिल वापस से चलती रहे। तो फूड को तोड़ने में एनर्जी लगी, फूड को पहले बनाने में एनर्जी लगी, और फिर फूड ही बाद में हमको एनर्जी दे रहा है जब वो सेल के पास जा रहा है। तो फूड के बनते हुए एनर्जी, और फूड जब सेल के पास गया तो वहां पर उसने क्या दी, एनर्जी। फिर सेल ने अपना सारा काम करा, वापस से खाना हुआ, खाना आया, उस खाने को तोड़ा, उसको तोड़ते हुए में एनर्जी लगी, फिर फूड बना जो ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं, फिर वो सेल के पास गया, वहां पर एब्जॉर्प्शन के टाइम पे एनर्जी मिली। तो ये प्रॉपर, इसलिए फोटोसिंथेसिस होनी पहले जरूरी है, क्योंकि वरना फूड बन ही नहीं पाएगा। और इसलिए रेस्पिरेशन बाद में हो रहा है, क्योंकि फूड से ही एनर्जी मिल सकती है बाकी सेलुलर कामों को करने के लिए। तो बस सिंपल सा फंडा था। अब देखो, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इनसाइड द प्लांट, ऑलरेडी पीछे बता दिया है, सबको बता देते हैं। एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, FADH2 आप अगर कमेंट्स में बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक बार खुद ही देख लेना। और NADPH प्लस H प्लस, ये होती है। अब देखो, जैसे कि हमारे पास बैंक होता है, बैंक होता है, हमारे पास चेक होता है, चेक होता है, हमारे पास कैश होता है ना, हमारे पास कैश होता है। अब देखो, बैंक है, चेक है, कैश है। कैश का क्या, बैंक का क्या काम होता है? लेट सपोज आप केबीसी में गए, केबीसी में आप चेक जीते, ठीक है, 7 करोड़, ठीक है, 7 करोड़ जीते, एकदम 7 करोड़। अब तुम सीधा जाओगे और 7 करोड़ का चेक लेके, वो इतना बड़ा सा या वो छोटे वाला चेक जो अमित जी देते हैं, अगर आप उस चेक को लेके जाओगे और सीधा BMW के शोरूम में घुस के क्या करोगे, सीधा उसके मैनेजर के हाथों में रख दो, मैं कह ये 7 करोड़ का चेक है, तू मुझे गाड़ी दे। 7 करोड़ की गाड़ी पकड़ा, ठीक है, BMW, Audi, कुछ भी चल, कहीं भी चल जाए, अल्फा रोमेओ, तो कहीं भी देख लो, अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से 7 करोड़ की कौन सी गाड़ी तुम्हें पसंद आ रही है, मर्सिडीज। तो वहां पहुंचे और वहां जाके तुमने सीधा चेक दे दिया बैंक, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच मैनेजर को, ब्रांच हेड को, हाँ, ब्रांच मैनेजर को तुमने सीधा वो चेक पकड़ा दिया कि ये ले मेरी गाड़ी दे। तो क्या वो देगा? नहीं, वो उल्टा चेक को यूं करेगा, यूं करेगा और यूं कर देगा, ठीक है, निकल यहां से, और फिर गार्ड बुला के पटवाएगा अलग, ठीक है, कि ये कौन आ गया इधर। अब देखो क्या गलती करी तुमने, क्योंकि चेक डायरेक्टली उसके लिए वो फॉर्म ऑफ मनी नहीं है जो उसे चाहिए। चेक डायरेक्टली वो काम नहीं कर सकता जो कैश कर सकती है, ठीक है। तो चेक क्या होता है, नीड्स टू बी कन्वर्ट इनटू कैश। इस चेक को तुम्हें कैश में कन्वर्ट करना आता है, नीड टू बी कन्वर्ट इन कैश, कन्वर्ट इन कैश। कैश डायरेक्टली यूज होता है। अब तुम्हें अगर चेक को कैश में कन्वर्ट करवाना है तो तुम उसे बैंक पे लेके जाते हो, कन्वर्ट चेक इनटू कैश।
कन्वर्ट चेक इनटू कैश। ये आ गया समझ में? ये टर्मिनोलॉजी आ गई नहीं समझ में? आप देखो जरा, अब आसान हो जाएगी चीजें। जो हमारे पास कैश है वो एटीपी है प्लांट के पास, ठीक है। जो चेक है वो है जीटीपी, जीटीपी FADH2 ANADPH प्लस H प्लस, ये सब चेक है। और बैंक क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पर जो ये जीटीपी FADH2 NADPH प्लस H प्लस बना और एटीपी बना, तो उसमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारी चीजें थी, ये तो कन्वर्ट होने वाली है एटीपी में ही, ये तो कन्वर्ट होने वाली है एटीपी में, क्योंकि एटीपी ही डायरेक्टली यूजेबल है। अब ये चेक, बैंक और कैश की वजह से आप समझ गए होंगे कि कैसे ये टर्मिनोलॉजी वर्क कर रही है। अब देखो एटीपी, तो एटीपी तो डायरेक्टली यूज हो रही है, ठीक है सर, एटीपी डायरेक्टली यूज हो रही है। अब हमें इन्हें कन्वर्ट करना है एटीपी में, तो हमें जानना पड़ेगा कि जीटीपी जब कन्वर्ट होता है तो कितने एटीपी बनाता है। तो ये बनाता है एक एटीपी, यानी एक अमाउंट ऑफ जीटीपी बनाता है एक अमाउंट ऑफ एटीपी। एक अमाउंट ऑफ FADH2 कितना बनाएगा? 2 एटीपी बनाएगा। और एक अमाउंट ऑफ NADPH प्लस H प्लस, एक अमाउंट ऑफ NADPH प्लस H प्लस 3 एटीपी बनाएगा। तो जहां भी तुम्हें आगे की जो मैं साइकिल्स पढ़ाऊंगा वहां पर NADPH प्लस H प्लस दिखे तो अपने आप याद रख लेना कि हाँ 3 एटीपी आने वाले, 3 एटीपी आने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचती। FADH2 जहां दिखे 2 एटीपी आने वाले, जीटीपी जहां दिखे 1 एटीपी बनने वाला है, एक जीटीपी 1 एटीपी, एक FADH2 2 एटीपी, एक NADPH प्लस H प्लस 3 एटीपी। तो ये टर्मिनोलॉजी आसान से एनर्जी कन्वर्जन था, और कौन से टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस करता है प्लांट वो बताना था। अब देखो, अब देखो ग्लूकोज क्या है सर? ग्लूकोज हमारे पास 6 कार्बन का कंपाउंड, 6 कार्बन का कंपाउंड, 6 कार्बन है सर इसमें, है ना, 6 कार्बन है। अब देखो ये 6 कार्बन के कंपाउंड में एक पाथवे होता है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस पाथवे के एंड प्रोडक्ट में अभी आपको बता देता हूं, वो बनता है पाइरुवेट, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। और ये 2 बनते हैं, और एक जो है वो 3 कार्बन का होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन ईच, और ये 2 बनते हैं, 2 बनते हैं। अब देखो ये 2 रास्तों पे जा सकता है, ये 2 रास्तों पे जा सकता है। पहला रास्ता हो सकता है एनएरोबिक, ऑलरेडी इन सिचुएशन से आप ऑलरेडी अवेयर हो गए। एनएरोबिक मतलब जहां ऑक्सीजन लिमिटेड होता है या एब्सेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, यानी ये साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होता है, साइटोप्लाज्म में होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जब पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाती है। क्या हुई सर? फर्मेंटेशन हुई, और फर्मेंटेशन की वजह से 2 चीजें बन सकती हैं, 2 चीजें बन सकती हैं, जैसे कि एल्कोहल और लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या है सर? जैसे हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं वो लैक्टिक एसिड के अकुमुलेशन की वजह से आते हैं। ज्यादातर ये दौड़ते हुए आते हैं क्योंकि तब तुम एनारोबिक कंडीशन में पहुंच चुके होते हो, क्योंकि तुम सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे, ऑक्सीजन की उस पर्टिकुलर पोर्शन में कमी हो गई जहां पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट पड़ा हुआ है, और वही फिर फर्मेंट होकर लैक्टिक एसिड बना देता है। तो सेम चीज प्लांट में भी होती है। तो सर इसका मतलब क्या प्लांट को भी क्रैम्प आते हैं? हाँ तो आते हैं, जहां लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन वहां क्रैम्प, चाहे डजेंट मैटर कि वो प्लांट है कि एनिमल है। आओ जरा दूसरे कंडीशन देखो जरा, एरोबिक। सर जी एकदम भरपूर ऑक्सीजन के पास ही लेट गए हम, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये हो रहा है। कौन सा? एरोबिक कंडीशन। अब देखो क्या होता है, इसमें एक रिएक्शन होती है जिसे कहते हैं लिंक रिएक्शन। किसके अंदर किसके साथ होती है लिंक रिएक्शन? ये होती है पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड के साथ। क्या बनाता है सर एट द एंड? पाइरुविक एसिड के बाद ये बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद आगे जाकर इसमें साइकिल होती है, इसमें एक साइकिल होती है जिसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब जो था वो साइंटिस्ट का नाम है, और ये साइकिल है तो मतलब ये बार बार ऐसे रिपीट होएगी,
ये साइकिल है तो मतलब ये बार बार ऐसे रिपीट होएगी। और जब जब ये एक बार साइकिल होती है रिपीट, देखो ध्यान से देखना, एरोबिक कंडीशन में दोनों पायरुविक एसिड्स आए तो दो एसिटाइल को एंजाइम ए बनेंगे, दो एसिटाइल को एंजाइम ए बनेंगे, तो मतलब ये दो बार साइकिल करनी पड़ेगी, एक बार एक पायरुविक एसिड को यानी एक एसिटाइल को एंजाइम ए को, और एक बार एक एसिटाइल को एंजाइम ए को। तो जो एट द एंड प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा 4CO2, 4CO2 निकलेंगे जब दो पायरुविक एसिड्स के साथ ये साइकिल हो जाएगी, एक बार एक पायरुविक एसिड के साथ, एक बार एक पायरुविक एसिड के साथ। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? नहीं आया होगा तो समझे नहीं ना, अब देखा समझेगा। जो एसिटाइल को एंजाइम ए है ना सर, एसिटाइल को एंजाइम ए, ये सर जी एक 2 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। एक 4 कार्बन का कंपाउंड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसको मैं आगे बताऊंगा जब मैं मेनली पढ़ाऊंगा। ये साइकिल चलती है, उसमें ये 2 कार्बन का कंपाउंड आके अपनी आहुति देता है, और ये 4 कार्बन और ये 2 कार्बन मिला के एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं, और ये 6 कार्बन का कंपाउंड वापस जाने के बाद सॉरी ये वापस से ये 4 कार्बन का कंपाउंड बना देता है, और बदले में यहां से क्या निकालता है ये 2CO2। अब देखो ये एक एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ हुआ, अब यहां इंटू 2 कर दो, तो मतलब ये साइकिल भी इंटू 2 यानी 2 बार होएगी, यानी ये टोटल भी इंटू 2 हो जाएगा, यानी 4CO2 निकल जाएंगे। वही सेम चीज जो मैंने आपको यहां बताई, वही सेम चीज जो मैंने आपको यहां बताई, वो सेम चीज इधर हो गई। बस बात खत्म आई, क्रक्स समझ गए ना। इसी के बाद जो होता है ना ये क्रेब्स साइकिल, ये बहुत आसान बन जाती है, क्योंकि इसके बाद क्रेब्स साइकिल में आपको सिर्फ बीच की कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। उसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है बहुत अच्छी, वो मैं ट्रिक जब क्रेब्स साइकिल बताऊंगा। तो क्रक्स था मेरे को सिर्फ दिखाना था कि क्या 4 कार्बन का कंपाउंड, उसके साथ 2 कार्बन का मिला 6 का बन गया, 6 वापस 4 का बना, और बदले में 2CO2 दे गया। एक और एसिटाइल को एंजाइम आया, वापस 4 कार्बन का कंपाउंड बना हुआ है, तो 2 कार्बन का वहां से आया 6 कार्बन, वापस 4 कार्बन का बनते हैं 2CO2 और देंगे, तो टोटल जब एक बार पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आए तो 4CO2 बदले में हमको देकर गए। इतना आपको याद रखना है, क्रक्स जो था वो ये बताना चाह रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम हम देखने वाले हैं, यहां देखो ये वाला प्रोसेस देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस। देखेंगे कि कैसे 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट या पायरुविक एसिड में टूटता है, उसमें क्या क्या एंजाइम्स यूज होते हैं, क्या क्या उसमें कंपाउंड्स बनते हैं, क्या क्या उसमें सबस्ट्रेट्स बनते हैं, और कितना कितना कहां कहां एटीपी और NADPH और FADH2 आता है। ये सब देखने वाले हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कवर करेंगे ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ग्लाइकोलिटिक पाथवे के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।